नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग इग्नू के बीएजी प्रोग्राम के बीएचआईसी 134 कोर्स के गेस पेपर का छठा अध्याय देखेंगे, जिसका शीर्षक है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कृषि। तो सबसे पहले इसकी हम भूमिका को देखेंगे। भारत के विभिन्न भागों में 1857 तक अंग्रेजों द्वारा कई भू राजस्व बंदोबस्त किए गए। इस शताब्दी में कृषि का वाणिज्यीकरण भी किया गया। अंग्रेजों के अधीन वाणिज्यीकरण की जिस प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ था, उसके भारतीय जीवन पर दूरगामी का अर्थ और उन विभिन्न तरीकों के विषय में जिनके अंतर्गत वाणिज्यिक कृषि को संगठित किया गया आदि का वर्णन किया गया है। इसके अलावा इस अध्याय में राजस्व बंदोबस्त का अर्थ, विभिन्न बंदोबस्तों को लागू करने के अंग्रेजों के उद्देश्य और बंदोबस्त के तीन प्रमुख प्रकार अस्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त की महत्वपूर्ण भूमिकाओं का वर्णन किया गया है। तो अब हम लोग जो है देख लेते हैं कि इस अध्याय से हमारे परीक्षाओं में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं और उसके कैसे हम लोग उत्तर लिखेंगे। तो पहला जो हमारा प्रश्न बनता है वो है, अंग्रेजी कंपनी ने भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण करने की योजना क्यों बनाई, अथवा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण किस प्रकार किया गया। इसका उत्तर होगा, विदेशी शक्तियों के अतिरिक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल विघटन के उपरांत भारत में व्यवसायीकरण की योजनाएं बनाई। इसने दक्षिण भारत के क्षेत्रों और पूरब में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के संपन्न प्रदेशों को प्राप्त कर लिया। ये क्षेत्र कृषि में संपन्न होते हुए व्यापार और दस्तकारी में काफी विकसित थे। कंपनी के साथ साथ इसके सेवकों और कर्मचारियों ने इस विजय के माध्यम से स्वयं को संपन्न बनाने की योजना बनाई। इन्होंने जो तरीके अपनाए, उन्हीं के कारण उनके अधीन अपने विशेष गुणों के साथ व्यवसायीकरण हुआ। चलिए जान लेते हैं कंपनी के उद्देश्य। कंपनी का मुख्य कार्य यूरोप में बेचने के लिए भारत से माल प्राप्त कराता था। उन दिनों भारत में अंग्रेजी सामान की मांग काफी कम थी, जिसके कारण कंपनी को भारतीय सामान खरीदने के लिए सोने और चांदी की मुद्रा को लाना पड़ता। बंगाल को जीतने के बाद कंपनी ने सोचा कि अब उसको बुलियन का अधिक समय तक आयात नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इसके स्थान पर वह भारतीय जनता से करों को वसूल करेगी। स्थानीय खर्च के बाद जो अतिरिक्त धन बचेगा, उससे यूरोप को निर्यात करने वाले माल को खरीदा जाएगा। तब ब्रिटेन से सोना और चांदी की कोई जरूरत नहीं होगी। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि यूरोप को निर्यात होने वाला माल कंपनी के लिए भारत की ओर से एक नजराना हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस योजना को कार्यान्वित रूप देते हुए अपने व्यापारिक लाभ के लिए राजनीतिक शक्ति का उपयोग किया। इन उद्देश्यों के परिणाम क्या हुए? तो इन उद्देश्यों के परिणाम स्वरूप कंपनी ने निम्नलिखित दो कार्यों को करने की योजना बनाई। पहला, कंपनी ने करों की वसूल इतनी बड़ी मात्रा में करने का विचार किया कि न केवल उससे भारत में सैनिक एवं प्रशासनिक खर्च को पूरा किया जा सके, बल्कि अपने व्यापार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त धन भी उपलब्ध हो जाए। दूसरा कि पश्चिमी देशों में भारत के जिस सामान की मांग की गई, उस पर कम से कम उत्पादित लागत आनी चाहिए, जिससे कि अतिरिक्त राजस्व को इन सामानों के रूप में धन प्रेषित किया जा सके। कृषि पर निर्यात व्यापार का प्रभाव। जिन दिनों भारतीय शासक करों की वसूली करते थे, तब धन का अधिक भाग उसी क्षेत्र अथवा एवं स्थानीय स्तर पर खर्च हो जाता था। उस समय कृषि विदेशी मांग के द्वारा बहुत कम ही प्रभावित होती थी। दस्तकारी एवं अन्य सामानों का भारतीय निर्यात किसी अन्य बाहरी देश से होने वाले आयात से कहीं अधिक था। प्रारंभ में अंग्रेजों ने भी भारतीय उत्पादनों के निर्यात पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया। इन उत्पादनों में पश्चिम को निर्यात होने वाले सूती कपड़े आदि शामिल थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटेन में सूती कपड़ा मिल उद्योग का विकास हुआ, वैसे ही 18वीं सदी के अंत में भारतीय सूती कपड़ा उद्योग को खतरा पैदा हो गया। ब्रिटेन के ये सूती मिल भारतीय उत्पादनों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे। अब कंपनी ने महसूस किया कि उसको भारत से निर्यात के अन्य प्रकार के सामानों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होगी। कृषि उत्पादनों का निर्यात सुरक्षित होगा, इन उत्पादनों की अंग्रेजी माल के साथ कोई प्रतियोगिता नहीं होगी तथा ये अंग्रेजी उद्योग धंधों के लिए कच्चे माल के रूप में भी काम करेंगे। इस सामरिक नीति का अनुसरण रेशम के मामले में 1770 के वर्ष से किया गया।
ब्रिटेन चीन से काफी बड़ी तादाद में चाय का आयात करता था और उसको चांदी यानी कि बुलियन में इसकी अदायगी करनी होती थी, क्योंकि चीनी पश्चिम के सामान को खरीदना नहीं चाहते थे, परंतु चीनी भारतीय हाथी दांत की चीजें, कच्ची रुई और बाद में अफीम को खरीदते थे। अगर अंग्रेज इस व्यापार पर नियंत्रण कर लें, तब उनको चीन को चांदी बेचने की आवश्यकता नहीं होगी। चीन द्वारा चाय को भारतीय उत्पादकों के विनिमय के द्वारा खरीदा जा सकता था और इन भारतीय उत्पादकों को अंग्रेज प्राप्त कर रहे थे। इस व्यवस्था को त्रिकोणीय व्यापार के नाम से जाना जाता था तथा यह 3 केंद्रों कलकत्ता, कैंटन और लंदन से जुड़ा था। संपत्ति प्राथमिक यानी कि संपत्ति प्रथम केंद्रों से परिभ्रमण करती हुई कंपनी के खजाने में तीसरे केंद्र लंदन जाकर जमा हो जाती थी। व्यावसायिक फसलों का चुनाव। कंपनी ने जिन फसलों पर अपना विशेष ध्यान केंद्रित किया, उनमें नील, कच्ची रेशम, कपास, अफीम, काली मिर्च और 19वीं सदी में चाय तथा चीनी थी। इनमें से कच्ची रेशम का उपयोग ब्रिटेन के बुनकरों द्वारा किया जाता था, क्योंकि वहां पर रेशम का उत्पादन नहीं किया जा सकता था। यही बात कपास के लिए भी सत्य थी, इसको चीन को भी बेचा जा सकता था। अफीम की निश्चय ही चीन को तस्करी होती, क्योंकि चीन में इसके आयात पर प्रतिबंध लगा हुआ था। पश्चिम में सूती कपड़ों की रंगाई के लिए नील की आवश्यकता थी। 1840 के दशक से चाय की खेती का प्रारंभ असम में किया गया, जिससे कि ब्रिटेन इसकी आपूर्ति को नियंत्रित कर सके और इसको चाय के लिए चीन पर निर्भर नहीं रहना पड़े। इनमें से किसी भी वस्तु की ब्रिटेन के उत्पादन के साथ कोई प्रतिद्वंदिता नहीं थी। इन सभी वस्तुओं की एक और विशेषता थी, ये अपने वजन की तुलना में काफी मूल्यवान होती थी। भारत से यूरोप तक पहुंचने में एक जहाज लगभग 4 माह का समय लेता था। उन दिनों के जहाज आधुनिक समुद्री जहाजों की अपेक्षा काफी कम भार को ले जाते थे, इसलिए ढुलाई पर खर्च यानी कि काफी खर्च आता था। अगर किसी सस्ती तथा काफी वजन की वस्तु को उन दिनों समुद्री जहाजों से ले जाना पड़ता था, तब जब निश्चय ही जहाज का भाड़ा अदा करने के बाद वस्तु काफी महंगी हो जाती थी। इससे कंपनी को उनका व्यापार करने में नुकसान होता, इसलिए उत्पादों को उनके वजन के संदर्भ में लाभदायक बनाना आवश्यक था, जिससे कि लाभांश ढुलाई पर आने वाले खर्च में ही समाप्त न हो जाए। दूसरा प्रश्न है, कृषि के व्यवसायीकरण के विभिन्न प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो कृषि के व्यवसायीकरण के प्रभाव निम्नलिखित थे। सामाजिक संरचना। कृषि के व्यवसायीकरण के कारण सामाजिक ढांचे में भी आमूलचूल परिवर्तन हुए। कुछ किसान संपन्न थे तथा कुछ छोटे और दरिद्र थे। उत्पादन के तरीके और संगठन ने सामाजिक असमानता को और बढ़ा दिया। छोटे किसानों को व्यावसायिक फसलें उगाने के लिए मजबूर किया गया तथा नगदी यानी कि नगद मजदूरों को नहीं रखा गया। इससे यूरोपीय व्यापारियों को तो व्यावसायिक फसलें बेचकर खूब लाभ हुआ, परंतु छोटे किसानों की आर्थिक तंगी के मारे कमर ही टूट गई। बाजार बाहुल्य तथा विकास की कमी। भारत में उस समय अनेक बाजारों की प्रथा थी, जैसे कि अंतर्गामी बाजार, भूमि बाजार, ऋण बाजार इत्यादि। कृषि के व्यवसायीकरण के तरीके ने इन बाजारों के विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाला। इन सब बाजारों में विकास की प्रक्रिया रोकने की जबरन कोशिशें की गई, जैसे कि मजदूरों को नगद मजदूरी पर नहीं रखा गया। इससे श्रम के बाजार का विकास नहीं हुआ। व्यवसायिक फसलों को उगाने के काम आने वाले यंत्रों के लिए किसानों को खर्च तो करना पड़ता था, परंतु बदले में उन्हें अपने काम के उचित दाम नहीं मिलते थे, जिससे अंतर्गामी बाजार का विकास नहीं हो सका। उच्च भू राजस्व के कारण भूमि खरीदने को भी कोई तैयार नहीं होता था। सरकारी हस्तक्षेप से भी भूमि बाजार के विकास को रोका गया। सबसे अंत में एक और महत्वपूर्ण बाजार था ऋण बाजार। शासन द्वारा इसके विकास को भी रोका गया। ऋण केवल मालिकों द्वारा किसानों को ही दिया जाता था, ताकि उन्हें दबाकर रखा जा सके। अस्थायित्व। कृषि के व्यवसायीकरण का एक प्रमुख उद्देश्य दूरगामी बाजारों की मांग की पूर्ति करना था। कृषि के व्यवसायीकरण ने बाजार में स्पर्धा व अस्थिरता को भी जन्म दिया। यूरोपीय बाजार में किसी वस्तु की मांग घटने या भारतीय बाजार में आपूर्ति बढ़ने से वस्तु के दाम गिर जाते थे। किसान कुछ निश्चित फसलों को उगाने के लिए बाध्य थे, परंतु इस वजह से उनके जीवन और व्यवसाय में अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई। किसान निर्यात फसलों के उत्पादन के लिए कर्ज लेते थे और कर्ज न चुका पाने की स्थिति में उन्हें अपनी जमीन जायदाद से वंचित होना पड़ता था।
कृषि के व्यवसायीकरण के कारण भारत में धन का अभाव हो गया तथा अर्थव्यवस्था, विशेषकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अस्थिरता आ गई। दरिद्रता का बात करें तो कृषि के व्यवसायीकरण के कारण ब्रिटिश कंपनी ने भारतीय स्रोतों को बाहर भेजना शुरू कर दिया। यूरोप को निर्यात हो सकने वाली व्यावसायिक फसलों की वृद्धि हुई ताकि वहां धन का संचय हो सके। इन फसलों के निर्यात से भारतीय किसान दरिद्र होते गए क्योंकि उनकी लागत व मेहनत में तो बेतहाशा वृद्धि हुई, परंतु मुनाफे पर उसका कोई अनुकूल असर नहीं हुआ। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं तीसरे प्रश्न का, जो कि है भू राजस्व प्रबंधन के आरंभिक प्रयोग पर संक्षेप में टिप्पणी लिखी है। 1757 में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाबों द्वारा स्थापित प्रशासन का उपयोग अपने लिए अधिक से अधिक धन उगारने के लिए किया। कंपनी के कर्मचारियों की लोलुपता और भ्रष्टाचार और प्रशासन में उनके लगातार हस्तक्षेप के कारण मामला बिल्कुल अव्यवस्थित हो गया और ये 1769-70 के अकाल का एक महत्वपूर्ण कारण भी बना। इसमें बंगाल की 1/3 जनता अकाल का ग्रास बन गई, यानी कि वो अपनी जान गंवा बैठी। अतः 1772 से राजस्व के ठेके यानी कि फार्मिंग सिस्टम के नाम पे एक नई व्यवस्था लागू की गई। इस व्यवस्था के तहत सरकार ठेके पर भू राजस्व का जिम्मा किसी व्यक्ति को सौंप देती थी। जो ठेकेदार सबसे ज्यादा बोली लगाता था उसे एक जिले या प्रखंड के कुछ समय के लिए राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया जाता था। निश्चित रूप से ये ठेकेदार उन दिनों उन्हें जो फार्मर कहा जाता था, अपने ठेके की अवधि में अधिक से अधिक लगान वसूलने की कोशिश करते थे। इस बात से उन्हें कोई सरोकार नहीं होता था कि लोग इससे जो है कंगाल होते जाएंगे और अगले साल इसका असर उत्पादन पर पड़ेगा। उन्हें केवल मुनाफा कमाने से मतलब था। इस व्यवस्था के कारण शोषण और अत्याचार बहुत अधिक बढ़ा। बाद में कुछ ठेकेदारों ने ये महसूस किया कि उन्होंने बोली ज्यादा बढ़ाकर लगा दी है और इस शोषण और अत्याचार के बावजूद वे इतनी बड़ी रकम नहीं जुटा सकते हैं। अंततः इस व्यवस्था की परिणति भ्रष्टाचार में हुई, जैसा कि आज भी सरकारी ठेकों में होता है। सरकारी कर्मचारी अपने दोस्तों और चहेतों को आसान दर पर ठेका दिलवाया करते थे और कर्मचारी अपने नाम से बेनामी ठेका ले लेते थे। इससे सरकार को घाटा होता था। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है प्रशासन को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने और पुनर्संगठित करने के लिए भारत भेजा गया और अंग्रेजी सरकार को अस्थायी बंदोबस्त अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसके बाद हम बात करेंगे चौथा प्रश्न, जो कि है बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की प्रकृति पर प्रकाश डालिए अथवा बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने के पीछे क्या मंशा थी, किसानों की स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, या बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। अस्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक अस्थायी जो है व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। इसके द्वारा तत्कालीन बंगाल और बिहार में भूमि कर वसूलने की जमींदारी प्रथा को आधिकारिक तरीका चुना गया। बाद में ये कुछ विनियामकों द्वारा पूरे उत्तर भारत में लागू किया गया। कॉर्नवालिस ने भारत आकर महसूस किया कि वर्तमान व्यवस्था देश को दरिद्र बना रही थी और यहाँ कृषि पतनोन्मुख थी। इसके अलावा इसका उत्पादन इतना कम था कि इसकी ये जो कंपनी है इसकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती। कंपनी कृषि से बृहद और नियमित अधिशेष की आशा करती थी। कॉर्नवालिस ने यह महसूस किया कि कंपनी भारत से जिन वस्तुओं को यूरोप के बाजारों में बेचने के लिए ले जाना चाहती थी, उनके उत्पादन में भी कमी आई। मसलन रेशम, सूत आदि, क्योंकि ये भी कृषि पर ही आधारित थे। जब कृषि पतनोन्मुख हुई, मतलब कि जब कृषि पतनोन्मुख हो तो हस्तशिल्प उद्योग कभी भी पनप नहीं सकता। लंदन में बैठे अधिकारियों और कॉर्नवालिस ने यह महसूस किया कि कराधान की अनियमितता और अव्यवस्था के कारण ही भ्रष्टाचार भी है, शोषण भी है। कंपनी ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बंगाल के नवाबों, राजाओं और
साथ ये बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। कृषि अधिशेष को बढ़ाने के लिए अस्थायी बंदोबस्त को आवश्यक समझा गया। अतः अब भूकर को अस्थायी तौर पर निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। सरकार ने आश्वासन दिया कि वो भविष्य की कभी कर नहीं बढ़ाएगी। इस आश्वासन से कई प्रकार के परिणामों की आशा की गई। ये भ्रष्टाचार को कम करेगा और पदाधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से करारोपण पर भी रोक लगाएगा। इसके अलावा उत्पादन की वृद्धि के बावजूद राज्य की अतिरिक्त मांग नहीं करेगा। राज्य जो है अतिरिक्त मांग नहीं करेगा। इससे भूस्वामी भूमि की उपज बढ़ाने के लिए धन निवेशित करेंगे, क्योंकि मुनाफे का पूरा हिस्सा उनका ही होगा। इससे उत्पादन और व्यापार में वृद्धि होगी और सरकार को भी नियमित रूप से कर मिलता रहेगा। अंततः कर्नवालिस का यह मानना था कि भूमि का अस्थायी होने के बावजूद सरकार अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यापार और वाणिज्य पर कभी भी कर बढ़ा सकती थी। वस्तुतः भूमि कर का निर्धारण भी काफी अधिक दर पर किया गया था। भूमि कर की कुल रकम 2 करोड़ 65 लाख रुपए तय की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी द्वारा निश्चित की गई राशि को प्रत्येक जमींदार द्वारा रैयतों से एकत्रित कर जमा करनी होती थी। गांव से राजस्व एकत्रित करने का कार्य जमींदार द्वारा नियुक्त अधिकारी अमला किया करता था। यदि जमींदार राजस्व की नियुक्ति राजस्व को चुकाने में असफल हो जाते थे, तो निश्चित की गई तारीख को सूर्यास्त अवधि के तहत राजस्व के बदले उनकी संपत्ति को नीलाम कर दिया जाता था और ऊंची बोली लगाने वाले खरीदार को बेच दी जाती थी। जमींदारों के साथ अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त में सबसे ज्यादा लाभ जमींदारों को हुआ। वे जमीन के वास्तविक स्वामी बन गए और उनका यह अधिकार वंशानुगत है, मतलब अनुसानुगत था। यह वर्ग भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ को मजबूत करने में सहयोग करने लगी। दूसरी ओर भूमि पर अस्थायी स्वामित्व हो जाने से वे कृषि विकास के कार्य में रुचि लेने लगे, जिससे उत्पादन में वृद्धि होने लगी। उत्पादन में वृद्धि होने से जमींदारों को अधिक लाभ प्राप्त होने लगा। कंपनी को भी प्रति वर्ष एक निश्चित आय की प्राप्ति होने लगी। वो बार बार लगान निर्धारित करने और वसूल के जो है झंझट से मुक्त होकर अपना ध्यान प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाने में लगाया। साथ ही अब लगान वसूलने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं करने से धन की बचत होने लगी। उद्योग धंधों के विकास और उत्पादन में वृद्धि होने से कंपनी को काफी लाभ हुआ। जमींदारों ने इस व्यवस्था में से प्रारंभ में लाभ लिया, परंतु बाद में वे लापरवाह और आलसी हो गए, जिससे उन पर राजस्व की रकम बढ़ती गई और अंततः उनकी जमीनें नीलाम होने लगी। इस्तमरारी बंदोबस्त लागू होने के बाद 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में 75% से अधिक जमींदारियां नीलामी द्वारा हस्तांतरित कर दी गई थी। कंपनी द्वारा राजस्व की ऊंची मांग और भूमि की नीलामी से बचने के लिए जमींदारों द्वारा कुछ विशेष रणनीति अपनाई गई, जो कंपनी के लिए कुछ हद तक हानिकारक साबित हुई। जमींदारों ने फर्जी बिक्री के इस समस्या के निदान हेतु बहुत सी नीतियों को अपनाया। जमींदारों ने 1790 के दशक में सारी विपत्तियों का सामना करते हुए अपनी स्थिति को मजबूत बना लिया, लेकिन 19वीं सदी में आई आर्थिक मंदी के दौर में जमींदार विफल हो गए। इस समय जोतदार ने अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। जोतदार 18वीं सदी के अंत में उभरा हुआ वर्ग था। वास्तव में धनी कृषकों को जोतदार कहा जाता था, जिसका विवरण फ्रांसिस बुकानन के सर्वे में पाते हैं। खेतिहरों की स्थिति। अस्थायी बंदोबस्त की सबसे बड़ी त्रुटि थी। किसान पूर्ण रूप से जमींदारों की दया पर आश्रित हो गए। जमींदार को जमीन का जो है मालिक और से सभी मालिकाना हक छीन लिया गया। कम हो गई। जमींदार किसानों का जो है बेरहमी से शोषण करने लगे। किसानों से बेगार भेंट और अधिकार नहीं रहा। वे सिर्फ जमीन पर गरीब होते चले गए। गरीब किसानों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कोई कानूनी समय कर को बढ़ावा मिला। एक जानवर पदाधिकारी जॉन सोर के पैदा होता था, तो उसमें से 45 रुपए जो है सरकार के खजाने में और 15 रुपए जमींदार के पास चले, 40 रुपए बचते थे। इस प्रकार की भारी भरकम दमनात्मक तरीके से जो है वसूली की जा सकती थी। अगर जमींदारों को किसानों का शोषण करने का अधिकार न दिया जाता, तो वे सरकार की मांग की पूर्ति नहीं कर पाते। 1799 और 1812 में बने नियमों के तहत किसानों द्वारा रकम भुगतान न किए जाने की स्थिति में जमींदार किसान न्यायालय की शरण में जाने की आवश्यकता भी नहीं थी। ये जमींदार किसानों द्वारा भुगतान नहीं किए जाने पर अनेक अवैध तरीके उन्हें पीटना आदि।
अतः भाव किसानों की दयनीय स्थिति की दिखाई बढ़ती चली गई। जमींदार किसानों का शोषण कर धनवान बन गए और अस्थायी जनता पर नकारात्मक एवं जमींदारों के हक में चाहिए कि अब उन्हें प्रत्येक वर्ष एक निश्चित तारीख तक एक निश्चित रकम सरकारी खजाने में जमा करवा देनी पड़ती। जमींदारी की नीलामी हो जाती थी। इसके अतिरिक्त कुछ जमींदारों की दर इतनी ज्यादा निर्धारित कर दी गई थी कि बाढ़, सूखे और अन्य विपत्ति के कारण उनके पास कुछ भी नहीं बच पाता था। अतः परिणाम स्वरूप अस्थायी बंदोबस्त के तुरंत बाद वो अनेक जमींदारों की जमींदारी छीन ली गई और ये जमींदारियां कई 93 से 18 से बेचा गया। पदाधिकारियों और खरीदारों ने राजा राम मोहन राय ने की थी और इसके लिए अपनी संपूर्ण कई जमींदार ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्धारित रकम को अदा करने में दिक्कत महसूस करते थे। एक ऐसे ही जमींदार बुर्दवान के राजा ने अपनी जमींदारी को कई टुकड़ों में बांट दिया था। उन्हें पटनी तालुका कहते थे। इन सभी इलाकों को एक पटनीदार के हवाले किया गया जो एक नियत राशि देने का वचन देता था। अगर वह रकम अदा करने में असफल रहता था तो उसकी पटनी जब्त कर दी जाती थी और बेच दी जाती थी। अन्य जमींदारों द्वारा ये भी प्रथा अपनाई गई। इस प्रकार सामंती व्यवस्था के कई स्तर कायम होने की प्रक्रिया शुरू हुई। भू राजस्व अस्थायी होने से कंपनी को अधिक उत्पादन की स्थिति में भी निश्चित भू राजस्व प्राप्त होता था और अतिरिक्त आय को भूमि स्वामी या बिचौलिए हड़प कर ले जाते थे। जब समय के साथ उत्पादन और इस बढ़े हुए उत्पादन का कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ, जैसे ही उपेक्षित जमीनों और जंगलों को भी खेतों में दी जाने वाली रकम स्थिर थी, अतः जमींदारों की स्थिति में सुधार आया और अपनी जिंदगी बसर करने लगे। काश्तकारों के अधिकारों के संरक्षण के कुछ उपायों को यानी कि ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स कहा गया। यह कहा जा सकता पक्ष थे तो वहीं कुछ सकारात्मक कंपनी हितैषी और कृषक विरोधी थे। इसने बंगाल के कृषकों की स्थिति खराब होती गई का साधन बन गया। इसके बाद पांचवा जो प्रश्न है वो है रैयतवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था के प्रभावों की पूर्ति और व्यवस्था में निर्धारण और वसूली के लिए नई कायम की अस्थायी बंदोबस्त के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व की एक नई पद्धति अपनाई जिसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहा जाता है। मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा 1820 में प्रारंभ की गई इस व्यवस्था को मद्रास, बंबई और असम की कुछ व्यवस्था को लागू करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रैयत में सरकार ने रैयतों को भूमि के मालिकाना हक तथा कब्जादारी अधिकार दे दिए गए तथा वे सीधे अथवा व्यक्तिगत रूप से सरकार को स्वयं जो है लगान अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था ने किसानों के भू स्वामित्व की स्थापना की। इस प्रथा में जमींदारों के स्थान पर किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया। इस प्रणाली के अंतर्गत रैयतों से अलग अलग समझौता कर लिया जाता था तथा भू राजस्व का निर्धारण वास्तविक उपज की मात्रा पर न करके भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता था। राजस्व पदाधिकारी को कर निर्धारण के लिए दो बातें ध्यान रखनी होती है। पहली बात ये कि मिट्टी की उर्वरता कितनी होती है, यह पथरीली जमीन है या उपजाऊ, सिंचाई उपलब्ध है, यह भी ध्यान रखना पड़ता था कि खेत किस जगह पर स्थित है। इस वर्गीकरण पर जो है आधारित थी। अतः राजस्व एक सा था। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि खेत किस गांव। कर का निर्धारण खेत में हुए उपज का में 2600 मन धान होता था। उसने कुल उपज जो है सर कर दिया। इतनी ही राशि का एक किसान सरकार धांतिक पक्ष था राशि अदा वसूली भू राजस्व भू राजस्व के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी था। व्यवस्था लागू करना आरंभ में अनेक व्यवस्था लागू मद्रास के पक्ष में कई तर्क दिए। उसने दावा किया कि यह मूलतः भारतीय भू व्यवस्था है और भारतीय परिवेश के लिए उपयुक्त है। इसे लागू करने से अन्य व्यवस्थाओं की अपेक्षा अधिक कर की प्राप्ति हो सकती है। सरकार द्वारा इस व्यवस्था क्योंकि अस्थायी बंदोबस्त में निश्चित राशि से अधिक वसूल की गई, सरकार की आय वृद्धि करने के लिए ही सरकार ने इस व्यवस्था को लागू किया ताकि वह बिचौलियों द्वारा रखी जाने वाली राशि को खुद हड़प सके। दूसरे शब्दों में इस व्यवस्था द्वारा सरकारी अस्थायी बंदोबस्त के दोषों को दूर करना चाहते थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत 51% भूमि आई। कंपनी के अधिकारी भी इस व्यवस्था को लागू करने के पक्ष में थे क्योंकि उनका मानना था कि दक्षिण पश्चिम भारत में इतने बड़े जमींदार नहीं थे कि उनसे अस्थायी बंदोबस्त किया जा सके, इसलिए उन क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था ही सबसे उपयुक्त है। रैयतवाड़ी सिद्धांत और व्यवहार।
यदि मुनरो द्वारा विकसित रैयतवाड़ी व्यवस्था की रूपरेखा पर विचार किया जाए तो ये पता चलता है कि मुनरो ने इस व्यवस्था को अपने नियंत्रणाधीन जिलों में लागू किया था। हालांकि 1820 के बाद जो रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास प्रेसिडेंसी के अधिकांश भागों में लागू की गई थी, वह मुनरो की व्यवस्था से थोड़ा भिन्न थी। रैयतवाड़ी खेतों के आकलन पर आधारित थी और कोई भी किसान किसी भी खेत पर खेती करने के लिए स्वतंत्र था, परंतु इस व्यवस्था का कार्यान्वयन खेतों की माप और आकलन पर निर्भर था। यह माप और आकलन सरकार द्वारा मतलब सरकार किया करती थी या सरकार द्वारा किया जाता था। लेकिन 1820 के बाद यह व्यवस्था उन इलाकों में भी स्थापित की गई जहां कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था। कोई यह नहीं जानता था कि एक किसान के पास कितनी जमीन है और उसमें क्या उपजाया जाता है। करों का निर्धारण मनमाने ढंग से पहले से अदा किए जा रहे करों के आधार पर किया जाने लगा। इससे पूर्व उत्पादन पर आधारित आकलन कहा गया। तो अपने चुनाव पर किसी खेत पर खेती करने की स्वतंत्रता दी गई, लेकिन बहुत जल्द ही यह महसूस किया जाने लगा कि अगर यह स्वतंत्रता दी गई तो सरकार के राजस्व में कमी आ जाएगी। अतः सरकारी पदाधिकारी किसानों को उन खेतों पर काम करने के लिए दबाव डालने लगे जिन पर वे काम नहीं करना चाहते थे और उन्हें उसका राजस्व भी अदा करना पड़ता था। अब खेत मतलब अब किसी भी खेत पर खेती करना किसानों की इच्छा पर निर्भर नहीं था, क्योंकि इससे राजस्व वसूल करने में असुविधा होती थी। अतः किसी किसान को खास खेत में काम करने के लिए मजबूर किया जाने लगा और राजस्व वसूली के लिए भी उन पर तरह तरह के अत्याचार जबरदस्ती जो है किए जाने लगे। इन अत्याचारों का 1854 में स्थापित मद्रास यातना आयोग ने पर्दाफाश किया। इसके बाद इस व्यवस्था में कुछ सुधार लाया गया। 1860 के बाद भूमि का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया गया जिससे कर का वास्तविक भार कम हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि राजस्व वसूली में अब किसी भी प्रकार के अत्याचार की जरूरत नहीं थी। बंबई में रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1819 से 27 तक के एलिफिंस्टन बंबई का गवर्नर था। 1819 में उसने पेशवा के राज्य को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद एलिफिंस्टन ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को बंबई में लागू किया। इस समय पिंगल नामक अधिकारी ने 1824 से 28 तक भूमि का सर्वेक्षण कर उसका वर्गीकरण किया तथा राज्य का हिस्सा उपज का 55% निश्चित किया। सर्वेक्षण दोषपूर्ण होने के कारण उपज का आकलन ठीक नहीं बैठा। भूमि का निश्चित कर दिया तो बहुत से किसानों ने भूमि जोतना बंद कर दिया और काफी क्षेत्र बंजर हो गया। 1835 ईस्वी में लेफ्टिनेंट विनगेट भूमि सर्वे के अधीक्षक नियुक्त हुए। उन्होंने 1847 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के प्रस्तुतकर्ताओं में गोल्ड स्मिथ, कैप्टन डेविडसन तथा कैप्टन विनगेट स्वयं शामिल थे। इनके अनुसार भूमि की कर व्यवस्था उपजाऊपन के आधार पर निश्चित की गई। यह व्यवस्था 30 वर्षों तक बनी रही। इसके पश्चात 1868 ईस्वी में भूमि का पुनः सर्वेक्षण किया गया। 1861 से 65 ईस्वी में अमेरिका का गृह युद्ध हुआ जिसके कारण कपास की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। मतलब कपास की कीमत में जो है बढ़ोतरी हुई। इस वृद्धि के कारण सर्वेक्षण अधिकारियों को भूमि कर 66 से 100% तक बढ़ाने का मौका मिल गया और किसानों को इसके विरोध में न्यायालय जाने की अनुमति नहीं थी, जिसके कारण किसानों में ऋणग्रस्तता आई। बाद में अधिकारियों तथा साहूकारों के शोषण ने उन्हें उग्र बना दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कृषकों ने 1875 में दक्कन विद्रोह कर दिया। बंबई रैयतवाड़ी पद्धति के दोष सामने आते हैं: भू राजस्व की अधिकता और उसकी अनियमितता। मद्रास और बंबई में रैयतवाड़ी व्यवस्था के जो है प्रभाव, रैयतवाड़ी व्यवस्था कृषकों के लिए हानिकारक सिद्ध हुई। इस व्यवस्था का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। अस्थाई बंदोबस्त में पूरे किसान वर्ग पर कुछ मुट्ठी भर की जमींदारों का वर्चस्व स्थापित हो गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था में सामाजिक प्रभाव का एक दूसरा रुख सामने आया। कई इलाकों में वास्तविक खेती करने वाले किसानों को दखलदार या रैयत का दर्जा दिया गया और उनका अपनी जमीन पर दखल कायम हुआ। राजस्व की दर ऊंची होने के कारण बहुत से किसान खुशी खुशी अपनी जमीन छोड़ देते। उन्हें ऐसा करने से रोकना
उन्हें जो है ऐसा करने से रोकना था। इसमें यह भी संभव था कि राजस्व वास्तव में खेती न करने वाले लोग किसी जमीन के दखलदार या मालिक बन जाएं और इस खेत पर उनके काश्तकार नौकर यहाँ तक कि बंधुआ मजदूर खेती करें। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति खासकर तमिलनाडु के तंजौर जिले में थी, जहाँ कई रैयतों के पास हजार हजार एकड़ जमीन थी। रैयत जितनी जमीन चाहे अपने पास रख सकता था, जमीन रखने की कोई सीमा निर्धारित नहीं थी। अतः विभिन्न रैयतों की आर्थिक स्थिति और स्तर में काफी फर्क था। महाजन और अन्य गैर खेतीखर जो वर्ग थे, वो जमीन हासिल करने के इच्छुक नहीं थे, क्योंकि राजस्व दर बहुत ही ऊंचा था, हाई था। हालांकि राजस्व वसूल करने वाले पदाधिकारी किसानों को परेशान किया करते थे, पर किसानों को ये भय नहीं था कि महाजन या भूमिपति उसकी जमीन हड़प लेंगे। बंबई में 1836 के बाद और मद्रास में 1858 के बाद सुधरी रैयतवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व का भार कुछ हल्का हुआ और जमीन की खरीद फरोख्त हो गई। अब खरीदार जो है खेती से लाभ कमाने की सोच सकता था, क्योंकि अब राज्य सारा उत्पादन नहीं लेता। इसका परिणाम यह हुआ कि महाजन अपने ऋणी किसानों की जमीनें हड़पने लगे, उनसे जमीनें छीनने लगे और उन्हें किसान से मजदूर बना दिया। इस प्रक्रिया में सामाजिक दबाव बढ़ा और 1875 में मुंबई दक्कन में बड़ा ग्रामीण विद्रोह हुआ। कुल मिलाकर रैयतवाड़ी व्यवस्था अस्थायी बंदोबस्त के सापेक्ष निस्संदेह एक प्रगतिशील कदम था, लेकिन विद्यमान ढांचा साम्राज्यवादी था, जिसका केंद्रीय उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण करना था। इसके बाद हम देखेंगे अब छठा प्रश्न, जो कि है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू महलवाड़ी व्यवस्था की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। महलवाड़ी व्यवस्था क्या थी, इसके प्रभावों की चर्चा कीजिए, या रैयतवाड़ी व्यवस्था महलवाड़ी व्यवस्था से किन बातों में अलग है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर महलवाड़ी बंदोबस्त का क्या प्रभाव पड़ा। ये चार तरीके से जो है प्रश्न दिए जा सकते हैं। इसके आंसर को हम देखें तो लॉर्ड वेलेस्ली की विस्तारवादी नीति के कारण 1801 से 1806 के बीच उत्तर भारत के अनेक हिस्से ब्रिटिश राज्य में मिला लिए गए। ये इलाका उत्तर पश्चिमी प्रांत के रूप में जाना जाता था। आरंभ में अंग्रेजों ने बंगाल के नमूने पर यहाँ भी बंदोबस्त करने की योजना बनाई। वेलेस्ली ने अपने स्थानीय पदाधिकारियों को ऐसे जमींदारों की खोज करने के लिए कहा जो काफी ऊंची दर पर राजस्व दे सके। अगर कोई जमींदार न मिले तो गांव-गांव जाकर बंदोबस्त किया जा सकता था और राजस्व अदायगी का काम मुकद्दम प्रधान या गांव के किसी एक प्रतिष्ठित रैयत को सौंप दिया जा सकता था। अंततः बंगाल की तरह अस्थायी बंदोबस्त कायम करने की योजना थी। इस प्रकार एक नई भूमि लगान पद्धति आरंभ की गई, जिसे महलवाड़ी बंदोबस्त या व्यवस्था कहा गया। इसके साथ साथ राजस्व वसूली करने यानी कि वसूली को बढ़ाने के हर संभव उपाय किए गए। 1803 से 4 में 188 लाख रुपए की मांग की गई। यह मांग 1817 से 18 में बढ़कर 297 लाख रुपए हो गई। महलवाड़ी यानी कि महालवाड़ी व्यवस्था अस्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश में लागू किया गया। इस व्यवस्था में भूमि राजस्व बंदोबस्त कंपनी ने एक एक गांव को महल मानकर गांव के मुखिया के साथ किया। ये भू राजस्व भारत के 30% भूभाग पर लागू किया गया। गांव के मुखिया को लंबदार कहा जाता था, जिसका कार्य गांव से लगान वसूल कर कंपनी को देना था। गांव को महाल कहे जाने के कारण इस व्यवस्था का नाम महालवाड़ी व्यवस्था पड़ा। इस व्यवस्था की अवधारणा सर्वप्रथम होल्ट मैकेंजी ने 1819 ईस्वी में दी। इस प्रकार की बढ़ोतरी का विरोध अधिकतर बड़े जमींदारों और राजाओं द्वारा किया गया। ये जमींदार और राजा पहले से ही अपनी स्वतंत्रता लगभग खो चुके थे, अतः नए प्रशासन ने उनकी जमीनें छीन ली। पुराने जमींदार अंग्रेजों द्वारा मांगी गई रकम का भुगतान न कर सके और सरकार द्वारा उनकी संपदा बेच दी गई। अतः अब सीधे गांव के प्रधान और मुकद्दम के माध्यम से राजस्व वसूली अनिवार्य हो गई। इस व्यवस्था में एक व्यक्ति कई गांवों का जो है जिम्मा ले सकता था। इस प्रकार बड़े जमींदार का उदय होने लगा। बंगाल के समान राजस्व वसूली में यहाँ भी
अव्यवस्था आई। इस पद्धति के अंतर्गत लगान का निर्धारण अनुमान पर आधारित था और इसकी विसंगतियों का लाभ उठाकर कंपनी के अधिकारी अपने स्वार्थ सिद्धि में लग गए तथा कंपनी को लगान वसूली पर लगान से अधिक खर्च करना पड़ा। परिणाम स्वरूप यह व्यवस्था बुरी तरह विफल रही। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं महलवाड़ी सिद्धांत और व्यवहार के बारे में। तो महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर ग्राम समुदाय का सामूहिक अधिकार होता था। उसने तर्क दिया कि सर्वेक्षण में उनके अधिकारों और भुगतान की राशि का उल्लेख होना चाहिए। उसके ये विचार 1822 के अधिनियम 7 के रूप में संग्रहित है। इसके लिए इसके अनुसार यह जरूरी हो गया कि सरकारी पदाधिकारी जमींदारों खेतिहरों आदि के अधिकारों का उल्लेख सर्वेक्षण में करे। साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र करे कि किस खेत के लिए कितनी रकम निश्चित की गई है। गवर्नर जनरल द्वारा यह आदेश दिया गया कि प्रत्येक गांव में लगान की दरें, भुगतान के तरीके और प्रत्येक खेत की रकम का विस्तार से उल्लेख होना चाहिए, नहीं तो बंदोबस्त को अपूर्ण माना जाएगा। व्यवहारिक तौर पर इस व्यवस्था को लागू करना असंभव लगा क्योंकि इसके आकलन अपर्याप्त सिद्ध हुए और राजस्व वसूल करने वाले पदाधिकारियों ने राजस्व के खजाने को भरने के लिए मनमाने ढंग से अख्तियार किया। महलवाड़ी व्यवस्था ग्रामीण समुदाय को भला तो नहीं कर सकी। महलवाड़ी व्यवस्था ग्रामीण समुदाय का भला तो नहीं कर सकी। उसने असंभव कर निर्धारण द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को खोखला बना दिया। 1833 में यह निर्णय लिया गया कि अभी अधिकारों और भुगतान को विस्तार पूर्वक दर्ज करने की नीति छोड़ी जाए और गांवों द्वारा दी जाने वाली रकम का मोटा खाका बनाया जाए। बाद के वर्षों में काश्तकारों द्वारा जमीन के मालिकों को दी जाने वाली रकम के आधार पर राजस्व की राशि तय की गई। इस रकम के आधार पर बंदोबस्त अधिकारी को पूरे गांव या महल की जमीन से प्राप्त होने वाले राजस्व को निर्धारित करना था। इस राशि का कुछ हिस्सा अर्थात 50% सरकार को अदा करना था। ये सारे आकलन अनुमान पर आधारित होते थे और इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस अनुमान के आधार पर दरें ऊंची रखी गई ताकि सरकार को अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त हो सके। इससे किसानों को कोई राहत नहीं मिली। साथ ही लंबदर अधिकांश भूमि पर अधिकार में रख लेते थे। वो राजस्व वसूलने के लिए छोटे किसानों पर अत्याचार करता था। महलवाड़ी बंदोबस्त के प्रभाव। महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीण जमींदार बर्बाद हो गए। इस व्यवस्था का आरंभिक प्रभाव ये हुआ कि जहां तक संभव हुआ ग्रामीण जमींदारों से सीधा बंदोबस्त किया और अगर किसी वहां भी ग्रामीण जमींदारों का समर्थन किया गया ताकि तालुकदारों से मुक्त तो हो गए, बुरी तरह फंस गए। एक पदाधिकारी ने अलीगढ़ की स्थिति का विवरण देते हुए काफी ऊंची है। ऐसे में राजस्वदाता अपनी स्थिति सुधारने की आशा छोड़ चुके हैं और भार को सहने में सक्षम नहीं है। वे बुरी तरह ऋण के बोझ तले दबे हुए हैं और बकाया राशि अदा करने की हालत में नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप खेत महाजनों और व्यापारियों के हाथ में जाने लगे, जिन्होंने खेत के पुराने मालिकों को किसान से मजदूर बना दिया। ऐसा ज्यादातर वाणिज्य प्रधान जिले में हुआ, जहां राजस्व का निर्धारण काफी ऊंची दर पर किया गया था और कारण काफी नुकसान उठाना पड़ा था। 1833 के बाद व्यापार ढह था और निर्यात बिल्कुल मंद हो गया था। 1840 के दशक में कई बार ऐसी स्थिति आती थी कि बकाया राशि वसूलने के लिए जमीन बेची जाती रही होती थी और कोई खरीदार नहीं मिलता था। मद्रास प्रेसिडेंसी के समान इन इलाकों का भी कर इतना ऊंचा था कि कोई खरीदार मुनाफे की आशा नहीं कर सकता था। अतः महलवाड़ी व्यवस्था के कारण 1830 से 1840 के दशकों में उत्तर भारत में गरीबी और तबाही आई और इसका प्रस्फुट 1857 के लोकप्रिय विद्रोह के रूप में हुआ। इस वर्ष के दौरान पूरे उत्तर भारत में ग्रामीणों मार और नए खरीदारों भू राजस्व नीतियों और एवं 1857 की क्रांति के रूप में भुगतना पड़ा। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।